नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस की बात करेंगे। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और चैप्टर है आपका पर्यावरण एवं परिस्थितिकी की बात करेंगे। जी हाँ, टॉप 20 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में लेके आए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के पैटर्न का, एनसीईआरटी के बेस्ड की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट तीसरे में टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए आपका जो रेड बटन है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन एक घंटी होगा उसको जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक क्लास हर एक सेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहे। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? क्या इस प्रैक्टिस सेट के लिए आप अपना स्कोर देने के लिए तैयार हैं? क्या 20 में से 15 प्लस स्कोर करने के लिए तैयार हैं? तो तैयार हो जाइए कमेंट करने के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1980, वर्ष 1986, वर्ष 1992, वर्ष 1994। आपका कमेंट, आपका फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स कीजिएगा। जी हाँ, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, हम 1986 की बात करेंगे, 1986। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, संभावित प्रश्न है प्यारे मित्रों, कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन है? जी हाँ, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है यह किस मंत्रालय के अधीन है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, कौन सा ऑप्शन है? सभी कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह दोस्तों गृह मंत्रालय की बात करेंगे। जी हाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है और इसका 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत औपचारिक गठन किया गया था। अब प्रश्न आ गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन कब हुआ? तो 27 सितंबर 2006 को हुआ था। किसके तहत? 2005 के तहत। और इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं। सभी ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न लाजवाब प्रश्न है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? सभी कमेंट करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में लाने वाले हैं, अभी आपका यह तीसरा है। पूरी तैयारी करेंगे, हर एक कंसेप्ट, हर एक, ठीक है, हर एक सेशन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर पार्क, जीवाश्म पार्क, घास क्षेत्र पार्क या वन्यजीव पार्क की बात करेंगे। एक ही ऑप्शन आएगा जो आपको सही कर जाएगा, वह है जीवाश्म पार्क। जी हाँ, देखिए ध्यान दीजिए, मरने के बाद जो है वह जीवाश्म बनता है। कोई भी जीव जंतु मरता है, उसको मिट्टी मिला दिया जाता है, इसके बाद वह जीवाश्म बनता है। ये आपको देना एक ट्रिक हो गया। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य के 2 जिले, एक जैसलमेर एक बाड़मेर में विकसित है। और इस उद्यान को अंदर मानव वास स्थल भी है। इस उद्यान के अंदर क्या है? मानव वास स्थल। ऐसा उद्यान आपको पहली बार मिल रहा है, राष्ट्रीय उद्यान जिसमें मानव वास यानी मानव का रहने का स्थल है और यहाँ लोग भी रहते हैं। लगभग 70 गांव की बात करेंगे। जी हाँ, 70 घर रहते हैं। इस गांव की बात करेंगे, छोटे से गांव की बात करेंगे। चौथा प्रश्न की बात करेंगे, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है दोस्तों? क्या आपने पहली बार नाम सुन रहे हैं या नाम सुना है? तो जरूर कमेंट करें। हम बात कर रहे हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। यूरेनियम ग्रेड की बात कर रहे हैं, कच्चे तेल का एक विशिष्ट ग्रेड है, दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज है या बहुमूल्य धातु की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है? यह कच्चे तेल का एक विशिष्ट ग्रेड कहलाता है। क्या है? एक कच्चे तेल का विशिष्ट ग्रेड है और यह ब्रेट और दुबई क्रूड के साथ जो है तेल की कीमतों का निर्धारण जो है मुख्य 3 बेंचमार्कों में से एक है आपका। और इसे हल्के तेल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें 0.24% सल्फर, जिससे घनत्व क्या है इसका कम होता है। और सभी लोग जानते हैं जब भी हम दुबई के नाम लेते हैं तो ऑयल तेल की बात तो होती ही है। पांचवा प्रश्न है, बेंजीन प्रदूषण दोस्तों किसके होता है? स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल्स द्वारा निष्कासित पदार्थ है, तंबाकू का धुआं है,
लकड़ी का जलना है या उपयुक्त सभी है? सभी कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार रहेगी, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार रहेगा। बेंजीन प्रदूषण किससे होता है दोस्तों? स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल्स, तंबाकू, धुआं, लकड़ी जलना, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, इसके प्रभाव से रहने वाले को क्या होता है? कैंसर होने का खतरा होता है। बेंजीन एक क्या है? कार्सिनोजिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है और इसका एक्सपोजर गाड़ियों के धुएं, लकड़ी का जलना, गैस स्टेशन, उद्योग हो गए, तंबाकू तथा सिगरेट द्वारा होता है। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी दोस्तों पार्क कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, यूपी से जितने मेरे प्यारे भाई बहन गृहिणी हैं सभी कमेंट करें। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? सभी कमेंट करेंगे। हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की बात करें, लखनऊ की बात करें। हम यूपी के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भैया आप यूपी के हैं, आपको पता होगा आपकी यूपी की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ की बात करेंगे। जी हाँ, नवाबों के शहर की बात की जा रही है। खुश हो जाइए आप। जी हाँ, खुश हो जाइए आप, नवाबों के शहर की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों 7वें प्रश्न की। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जनवरी 2018, जनवरी 2017, जनवरी 2010, जनवरी 2019। सभी कमेंट करें। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है? एक ही ऑप्शन आएगा। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जनवरी 2019 की बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ध्यान दीजिएगा, वायु कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम या हम NCAP की बात कर रहे हैं। 10 जनवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। इनमें जो है इसमें या 102 शहरों को चुना गया था। आठवां प्रश्न है, सभी कमेंट करें। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर की बात करेंगे। जीवाणु दोस्तों किसे संक्रमित करता है? जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ये जीवाणुओं को, कवकों को, पादकों को, उपयुक्त सभी को। देखिए जीवाणु जो होते हैं वह आपका बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ये कवक तथा पादप सभी को विषाणु संक्रमित करते हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। और उदाहरण के तौर पर देखिए बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु जीवाणु को संक्रमित करता है। जैसे हम देखते हैं कि गंगा नदी की शुद्धता का भी यही प्रमुख कारण है कि उसके जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे जल संक्रमित होने से बचा रहता है। इसलिए गंगा नदी का जल पवित्र माना जाता है, गंगा जल। ठीक है, इसका रीजन यही है, साइंटिफिक रीजन की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। जीका वायरस से होने वाला रोग दोस्तों कौन सा है? जोड़ों में दर्द की बात करेंगे, आंखों का लाल होना, सिर दर्द या बुखार होना, या उपयुक्त सभी। तो एक जीका जो वायरस है, जैसे आपका भी कोविड चल रहा है, कोविड वायरस, ठीक है, वैसे ही आपका एक जीका वायरस, इससे होने वाला रोग ये तीनों होते हैं। ठीक है, समझते हैं डिटेल के साथ। देखिए जीका जोड़ों में दर्द, आंखों में लाल होना, सिर दर्द, बुखार, यह वायरस जो होता है इतना खतरनाक है दोस्तों कि अगर किसी गर्भवती महिला को हो जाए तो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी बुखार हो सकता है। बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से बच्चे के सिर का विकास रुक जाता है। जीका वायरस रोग एंडीज एजिप्टी नामक मच्छर से संचारित होता है और एडीज एजिप्टी जो होता है वही मच्छर है जो येलो फीवर, डेंगू और चिकुनगुनिया फैलाता है। ठीक है, तो बुखार आना यानी सीधे मस्तिष्क का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा। 10वां प्रश्न है और टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, सभी कमेंट करें। 30 क्वेश्चन भी लेकर आते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लंबा हो जाता, आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, तो कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे, ऐसी हमें कोशिश है। आप लोग फीडबैक करते रहें, कमेंट करते रहें, हर एक क्लास हर कंसेप्ट की तैयारी जारी रखें, प्लेलिस्ट चेक करते रहें। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र दोस्तों क्या होता है? जी हाँ, परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र की बात कर रहे हैं। यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। या यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने का केंद्रित है। या यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधताओं की मूल की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। या डी ऑप्शन बी और सी की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थ पूछा जाए तो आपको बी और सी ऑप्शन क्लिक करना, अर्थात हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर
सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। घड़ियाल का प्राकृतिक आवास भारत में कहाँ पर है? भितरकणिका मैंग्रोव में बात करेंगे, चंबल नदी की बात करेंगे, पुलिकट झील की बात करेंगे, दीपर व्हील की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। घड़ियाल का प्राकृतिक आवास, जी हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, मानव निर्मित की नहीं बात कर रहे हैं, प्राकृतिक आवास की बात कर रहे हैं, घड़ियाल की बात कर रहे हैं। तो हम ऑप्शन नंबर चंबल नदी की बात करेंगे। घड़ियाल का प्राकृतिक आवास भारत की चंबल नदी में है और इसके अतिरिक्त इनका आवास गिरवा नदी तथा सोन नदी में भी है। भारत के अलावा नेपाल में राप्ती या नारायणी नदी में घड़ियाल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इनके संरक्षण के लिए राजस्थान में चंबल वन्यजीव अभयारण्य घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है। और भारत सरकार ने घड़ियाल संरक्षण के लिए घड़ियाल परियोजना वर्ष 1975 में शुरू की थी। प्रश्न आ सकता है कि भारत सरकार ने घड़ियाल संरक्षण के लिए घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1975 की बात करेंगे, 1975 की बात करेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, आपका कमेंट का इंतजार है कि धनेश पक्षी का भारत में प्राकृतिक आवास कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल, जम्मू कश्मीर के उच्चतल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात के लवण कच्छ क्षेत्र की बात करेंगे या पश्चिमी घाट नेत्रावती की बात करेंगे। सभी कमेंट करें। धनेश पक्षी का भारत में प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट की मित्रावती की बात कर रहे हैं। जी हाँ। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, सभी कमेंट करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खराई ऊंट के नाक की विशेषता क्या होती? जी हाँ, खराई ऊंट के नाक की विशेषता, ठीक है। एक आपने शायद सुना हो, 9th या 10th में मैंने पढ़ा था, 10वीं या 11वीं की हिंदी में दोस्तों, अगर नाक न होती, एक आपका शायद कुछ था, शायद आपने भी पढ़ा होगा, अगर नाक न होती, ठीक है, हिंदी में पढ़ा था मैंने, शायद 11th या 10th में से था। तो खराई ऊंट के नाक की विशेषता क्या है? यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, ये जंगली होती है और पालतू बनाई जा सकती है। खराई ऊंट की बात करेंगे। देखिए, जब भी खराई ऊंट की बात करते हैं तो यह समुद्र जल से 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होती है, यानी यह ऊंट जल में चल सकता है और यह जंगली होती है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? जंगली। तो आपका जो सी ऑप्शन गलत है, हमने क्या बात, ए और बी सही होगा। तो यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, मैंग्रोव की चराई पर जीता है और समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम भी होता है। थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। भारत में पाए जाने वाले ऊँटों की एक नस्ल खराई ऊँट है जो पानी में तैरती है और खराई ऊँट केवल गुजरात के भुज क्षेत्र में ही पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात के भुज क्षेत्र में ही मिलेगा। और इन ऊँटों की नस्ल संरक्षण हेतु पहचानी गई है। यह भारत में पाए जाने वाले ऊँटों की 9 नस्लों में से एक है। तो भारत में कितने ऊँटों की नस्ल पाए जाते हैं? 9 नस्ल हैं, जिसमें से एक आपका यह है जो गुजरात पे पाया जाता है, क्या है? गुजरात के भुज क्षेत्र में पाया जाता है। और यह ऊँट दोस्तों कच्छ के रण की जलवायु एवं समुद्र की लवणता के साथ आसानी से अनुकूलन यह बना लेता है और यह ऊँट तटीय एवं सूखे परिस्थितिकी क्षेत्रों में रह सकता है और यह मैंग्रोव घास की चराई पर जीता है, यानी मैंग्रोव घास जो उसी को चरता रहता है, खाता पीता है, जिसकी खोज यह समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैरकर कर सकता है। तो समुद्र में तैरकर ये मैंग्रोव वन का वो जारी चीज़ जो चारा होता है मैंग्रोव वन, उसको खाता है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009, 18 मई 2010, 15 अक्टूबर 2010, 28 मई 2010 की बात करेंगे। तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? तो यह 18 मई 2010 को किया गया था, ठीक है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 18 मई 2010 को घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, कई बार आपके प्रिपरेशन एग्जाम में पूछा गया, कंपटीशन एग्जाम में। प्लेटनिस्टा गैंगेटिका की बात करेंगे। और यह भी बता देते हैं कि 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित नहीं किया गया था, लेकिन 2010 में यह मुमकिन हुआ। 5 अक्टूबर 2009 को वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय घोषित करने का फैसला किया गया था। और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन का एक प्रचलित नाम क्या है? सोन्स है, ध्यान दीजिएगा। 15वां प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर है, गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने बताया ना, प्रश्न आता है, पूछा जाता है, हमने पिछले क्वेश्चन बात किया। प्लेटनिस्टा गैंगेटिका की बात करेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव में आता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ राज्य दोस्तों कौन सा है? 2020 में सभी लोग बताइए। पिछले वर्ष का जो है भारत का स्वच्छ राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक है, वह एक आपका कौन है? हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य 2020 का छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। भारत का सबसे, ये तो आपने जान लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की 20 अगस्त 2020 को की थी, ठीक है, यानी 2020 को, 20 अगस्त 2020 को, जिसमें 100 से ज़्यादा शहरों को वाले राज्यों में सबसे साफ राज्य है छत्तीसगढ़, और 100 से कम शहरों वाले राज्यों में सबसे साफ राज्य उत्तराखंड घोषित किया गया है। और इसके अलावा 1 लाख से अधिक की आबादी वाली श्रेणी में अधिकतम नागरिक भागीदारी के मामले में सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर को मिला है। और अगला प्रश्न है, जिस प्रश्न का आपको इंतजार था कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, 2020 की बात करेंगे। इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत की बात करेंगे। अब आपका कमेंट तय करेगा, आपका फीडबैक तय करेगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर सभी लोग जानते हैं, हम बात करें भैया इंदौर सिटी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एक बार इंदौर सिटी जरूर जाइए, घूम जी, मिनी मुंबई की बात करेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त 2020 को स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की थी, जिसमें लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल हुआ है। वहीं दूसरे पर सूरत, तीसरे पर नवी मुंबई और चौथे पर विजयवाड़ा की बात करेंगे। 5वें में अहमदाबाद, 6वें पर राजकोट और 7वें पे भोपाल, 8वें पे चंडीगढ़, 9वें पर जीजीएमसी की बात करेंगे विशाखापट्टनम और 10वें पर वडोदरा आता है। नोट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन है, हर एक कंसेप्ट बात करेंगे। अगले प्रश्न की, बाघ की गुफाओं की संख्याएं कितनी है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बाघ की गुफाओं की संख्याएं कितनी है? जी हाँ दोस्तों, आपका कमेंट आ चुका है। 5 गुफाएं हैं, 7 हैं, 9 हैं, 12 हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, अभी तक जितनी हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता था यहाँ पे हम बात करेंगे 9 गुफाएं की, ठीक है। बाघ की गुफाओं की संख्या 9 है, जिसमें से अब 5 ही शेष रह गई, ये ध्यान देना। शेष अगर पूछा जाए वर्तमान में तो 5 अब रह गई हैं। और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले के लगभग 97 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक स्थल है। ये चट्टानों को काटकर बनाए जाने वाला एक स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विख्यात भी है, विश्व विख्यात है। और इन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का सुरक्षित पूरा स्मारक घोषित कर रखा है। और इन शैलग्रस्त संरचनाओं का निर्माण 6ठी सदी के बीच हुआ था, तो काफ़ी पुराना है, सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हैं, इस प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ईवीएस के एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सभी कमेंट करें। तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एक ही जवाब आएगा, हम ऑप्शन बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रेमंड एफ डैशमैन ने, एडवर्ड विल्सन ने किया था, वाल्टर जी रोजन ने किया था, या कार्ल मेवियस ने किया था? सभी कमेंट करें। ये आपके लिए आज के लिए चलिए होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क में दे देते हैं। यह मॉक क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम ध्यान देना है, कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को जरूर बताइए, टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या है? क्या आपका वाकई में स्कोर 15 प्लस है, 10 प्लस है, 5 है, जितना भी स्कोर आए कमेंट जरूर करना है। कमेंट करेंगे, कहते हैं ना, कमेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कमेंटेड हैं, अगर आप एग्रेसिव हैं रीडिंग के लिए, हमेशा आगे जाइए, एक दोस्तों पीछे मत हटिए। कभी हमेशा हम देखते हैं कि कभी कभी कोई सब कुछ बनता है, अगर कुछ डरते हैं, हमसे उत्तर बनता है लेकिन फिर भी डर रहे होते। डरना नहीं है, चाहे गलत बताएं लेकिन बताना जरूर है, ये ध्यान दीजिए। कमेंट करना ही करना है, रिकमेंडेड होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, सफलता का एक ही मंत्र समझ लीजिए, रिकमेंडेड होना। तो चलिए रिकमेंडेड होते हैं, कमेंट करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।